नमस्कार, मैं हूं मनोज सनिया। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। सेवा में बढ़ते हाथ। कोरोना का भयावहता के बीच अब जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि हिंदुस्तान की यही पहचान है। यहां तो सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, विपदा कोई भी हो, आपदा कोई भी हो, लेकिन आपदा से कैसे जूझना है, कैसे लड़ना है, ये हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में खासकर दिखाई देता है। हृदय स्थल है हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश, और यहां तो अब कोरोना के संकट के बीच में कई ऐसे हाथ हैं जो उठने लगे हैं। कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है। पहले लोगों में डर था, भ्रांति थी, लेकिन धीरे धीरे कर ये भ्रांतियां दूर हो रही है और जिसको जहां मौका मिल जाए वो वहां पहुंच रहा है, अपने तरह से सेवा में लगा हुआ है। बात जो कुछ मंत्रियों की कर रहे हैं, जैसे हमने गोपाल भार्गव को देखा था, उन्होंने 2 अस्पताल खड़े कर दिए। इसी तरह ब्रजेंद्र यादव ने कह दिया कि यदि कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही तो 3 महीने तक मैं अपने पास से 5-5 हजार रुपए तनख्वाह दूंगा। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे का संबंध बढ़ाने का काम है। ऑक्सीजन भी दी जा रही, झाबुआ में भी कुछ अलग देखने को मिला है। तो ऐसी तमाम तरह की तस्वीरें हैं जिन पर हम बात करेंगे और इन्हें देखकर हम कहेंगे सेवा में बढ़ते हाथ। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं झाबुआ की खबर की। झाबुआ में कई तरह की बातें देखने को मिली है, लेकिन यहां चलिए तो हम बात कर रहे हैं झाबुआ की है या फिर अशोकनगर की है। ऐसी कई खबरें हैं जो हमें देखने को मिल रही है। झाबुआ के में तो ये देखने को मिला है कि ऑक्सीजन सेवा शुरू करने के लिए एक नई पहल आई है सामने। सेवा वाहन को हरी झंडी भी दिखाई है और सेवा वाहन देखने को भी मिला है। तो आप देखिए, ये तस्वीरें आप दिखाई दे रहे हैं। लोग आगे बढ़कर आए हैं, उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए हैं और ऑक्सीजन खुद अपने पास से लोग एकत्रित कर रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यानी इसमें ना सरकार का सहयोग है, न बाकी खुद अपने तरफ से कितनी सेवा में लोग आगे आ सकते हैं। और ये पहल खुद वहां के कलेक्टर, वहां के अफसरों ने भी की है। तो अच्छी बात है कि एक नया तरीका वहां देखने को मिल रहा है कि जब ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग व्यापारी संघ ने हाथ बढ़ाए हैं। कई जगह मास्टर से ऐसी खबरें देखने को मिल रही है। तो कई ऐसी खबरें हैं, कई ऐसी तस्वीरें हैं। जरा सुनते हैं पहले, सबसे पहले कि झाबुआ का जो काम हुआ है उसको लेकर वहां के अधिकारियों का क्या कहना है, सुन लीजिए। चलिए सीधे हमारे संवाददाता प्रवीण सोनी इस वक्त जोड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रवीण, ये जो आपके यहाँ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ सेवा दी जा रही है? इस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी का आतंक चल रहा है और इस बीच झाबुआ से अच्छी खबर ये है सर कि यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ उपलब्ध प्रशासन की ओर से की जा रही है। ये कहा जाए कि चलित वाहन, कल इन्होंने एक नई पहल की है जिला कलेक्टर ने यहाँ पर, कि चलित वाहन जो गैस ऑक्सीजन का है के माध्यम से मरीजों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य यहाँ किया जा रहा है। जी जी जी, कैसे है ये चलित वाहन? तो आपने कहा कि यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि हर जगह से खबरें इन दिनों आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जी, जिस तरह से समस्याएं सामने जब आ रही थी तो लगातार समाचारों में ये चल ही रहा था कि पूरे देश में किल्लत है ऑक्सीजन की। इस बात को देखते हुए जिला कलेक्टर ने यहाँ पर निरंतर प्रयास किए और जो यहाँ के प्रभारी हैं हरदीप सिंह डंग, उनसे मिलकर जो है प्लांट औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर में बंद पड़ा था, उसमें ऑक्सीजन का प्लांट था यहाँ पर, और उसको चालू करवाने के लिए एक पहल की गई, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई गई। उसके बाद यहाँ पर ये काम संभव हो पाया। जी, तो ये जो इंडस्ट्री जिसकी आप कह रहे हैं कई दिनों से बंद पड़ी हुई थी, तो क्या अभी चालू हो गई है वो? हाँ, ये चालू हो गई। और इसके अलावा क्या हो रहा है कि जामनगर गुजरात से टैंकर आ रहे हैं, उनके माध्यम से यहाँ लिक्विड गैस खाली करके उसे मेडिकल ऑक्सीजन में परिवर्तित कर यहाँ से सिलेंडर भरवा कर लोगों को मदद की जा रही है। कैसे करते हैं इसको? आपने देखा होगा, समझा होगा, वहां के लोगों से बातें की होंगी, कैसे ये मदद हो पा रही? जैसे आपने कहा कि वहां से जामनगर से आती है ऑक्सीजन, फिर उसको रिफिलिंग किया जाता, कैसे होता है ये काम? देखिए, ये पहल तो जिला कलेक्टर इसके लिए सराहना के पात्र हैं कि उन्होंने इसको सफल बनाया और हरदीप सिंह डंग के माध्यम से ही ये संभव हुआ। और जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे बंद पड़ा था, मतलब लगभग सा होता था कार्य यहाँ पर इंडस्ट्रियल और थोड़ी सी मेडिसिन, जो मेडिकल ऑक्सीजन भी यहाँ पे बनाई जाती थी, लेकिन इतनी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नहीं हो पाती थी कि उसको पूर्ति की जा सके। लेकिन ये जो प्रशासन के प्रयास थे उसके माध्यम से ये सब सफल होगा, संभव हुआ। और ये सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर यहाँ पर वितरित किए जा रहे थे, मेडिकल जो विभाग है यहाँ पर, स्वास्थ्य विभाग
के माध्यम से जो जिला अस्पताल है जी वो अपनी स्वयं की पूर्ति तो कर ही रहा है, साथ साथ आसपास के जो जिले हैं बड़वानी, अलीराजपुर, मनपुर, नीमच, इनको भी ये जिला ऑक्सीजन की व्यवस्था करवा पा रहा है। नहीं लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि झाबुआ की है क्या स्थितियां, जैसे कई जगह से खबरें आ रही। चलिए इस वक्त दिशा बादबानी जी जोड़ रही हमारे साथ, नोडल अधिकारी है झाबुआ की। दिशा जी आपका बहुत स्वागत है। और हम देख रहे हैं तस्वीरें आपके यहाँ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों ने कलेक्टर साहब के निर्देश पर एक सामंजस्य बिठाकर जो ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की है, किस तरह से इसका आप कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन वाहन आपने बनाए हैं, चलित वाहन, कैसे इससे सेवाएं दे पा रहे हैं आप? थैंक यू सो मच हमें इस प्रोग्राम से जोड़ने के लिए मनोज जी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनिशियली पहले सभी डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंदौर, पीतमपुर से सिलेंडर्स ले रहे थे। बाद में कलेक्टर साहब के निर्देशन में हमें झाबुआ में एक प्लांट मिला जहां अगर हम लिक्विड ऑक्सीजन डालते हैं तो हम यहाँ का सप्लाई कम समय में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बिना यहाँ से कर सकते हैं। इसलिए फिर कलेक्टर सर के प्रयास से हमने शासन से ये रिक्वेस्ट किया कि हमें लिक्विड ऑक्सीजन जो इंदौर जा रहा है उसमें से अपना शेयर यहाँ दिया जाए। इस वजह से हम यहीं पर अपने सिलेंडर्स भर के कम कॉस्ट में, कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, कम सप्लाई में अपनी पूर्ति कर पा रहे हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे लोगों के हमें फोन आ रहे थे जो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है लेकिन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, डॉक्टर्स की सलाह पे उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की घर पर या एम्बुलेंस में जरूरत है। इस वजह से कलेक्टर सर ने फिर ये एक सेवा शुरू करी जिससे कालाबाजारी भी रुके और जिन्हें घर पर जरूरत है, बेड्स अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो उन लोगों तक भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा पाए। तो ये जो सप्लाई है इसमें कंट्रोल रूम तरह का एक बनाया गया है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है। जिन लोगों को जरूरत है वो अगर डॉक्टर का मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं उसके बेसिस पे इन्हें एक निर्धारित शुल्क पर, जिसमें शासन को रिसीव हो रहा है, उस पर ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको ये माना जाए कि यहाँ रिफिलिंग की जा रही है? हाँ, रिफिलिंग नहीं, एक्सचेंज है। मतलब हमारी व्हीकल जो है वो कुछ छोटे कुछ बड़े सिलेंडर्स भरे हुए लेकर निकलती है। अगर किसी को कहीं इमरजेंसी में जरूरत है वो अपना खाली सिलेंडर देके उसके बदले भरा हुआ सिलेंडर ले सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें हम उनका पूरी जानकारी ले रहे हैं, किस डॉक्टर ने उनको ये प्रिस्क्राइब किया है, उनका SpO2 लेवल क्या है, पेशेंट की स्थिति क्या है, तो उनका हम पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं सो दैट जिसको जरूरत है उसी को मिले वो ऑक्सीजन। तो अभी तक कितने लोगों को आप लोग लाभ पहुंचा चुके हैं? और मैं ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी लगातार कोविड के जो संक्रमित है उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन धीरे धीरे कर ये रेशो कहीं सुधार की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या किस तरह की स्थितियां इस समय झाबुआ में, और कैसे आप लोग जो कर रहे हैं, क्या इसके लिए बदले में कुछ राशि भी उनसे लेना होता है? हाँ जी, अभी जो जिले की स्थिति थी वो 200 सिलेंडर्स लगभग पर डे हमें लग रहे थे, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उन्हें मिला के। इससे पहले ज्यादा लग रहे थे। फिर हमने ऑक्सीजन ऑडिट करके जिन लोगों को हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं उनको वैसा किया। स्टीम और अलग तरीके के बहुत सारे हमने इसमें नुस्खे अपनाए। उसके बाद ऑक्सीजन की खपत हमने हॉस्पिटल्स में थोड़ी कम की, तो जो हमारा सरप्लस बचा उसको हम लोगों के घर तक पहुंचाने लगे। जिस रेट में हम प्रोक्योर कर रहे हैं उसी रेट में हम लोगों तक इस सिलेंडर को पहुंचा रहे हैं। 650 में जंबो सिलेंडर और 350 में छोटा सिलेंडर जो है रेड क्रॉस की रसीद प्राप्त करके व्यक्ति ले सकता है। बस एक ही आधार यह है कि उन्हें मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखाना जरूरी होगा ताकि वो उसे आगे ट्रेड ना कर सके। तो हम ये कह सकते हैं कि झाबुआ में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है? थैंकफुली, फॉर्चुनेटली अभी तक हम सप्लाई नेक टू नेक मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और हमारी ये कोशिश है कि आगे भी एक भी सिलेंडर की कमी ना हो। तो हम अपना प्रॉपर स्टॉक बनाकर चलते हैं और कोशिश भी ये करते हैं कि प्रोनिंग और जितनी तरह की एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जिससे ऑक्सीजन कम लगे और जिनको जरूरत है केवल उन्हीं तक जाए, ताकि उसका यूज जो है वो ऑप्टिमम हो सके। यही हमने ध्यान में रख के ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो मेंटेन किया है। इसके लिए 2 अलग से टीम्स लगी हुई हैं जो ये इंश्योर करती है कि ऑक्सीजन जिनको जरूरत है उन्हें ही दिया जाए। संक्रमण की क्या स्थिति है झाबुआ में? संक्रमण अभी लगभग 150 से 180 पॉजिटिव एवरीडे आ रहे हैं, लेकिन अभी ये स्टेबल हुआ है। पहले ये दिन ब दिन बढ़ रहा था, अभी हम स्टेबल स्टेज पे आ गए हैं और अब हमारा ये प्रयास है कि ये जो नंबर आ रहा है इसे हम कम करते जाएं। इसके लिए भी हम किट्स का वितरण कर रहे हैं, अलग अलग जगह होम आइसोलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। 10 दिन का कर्फ्यू झाबुआ में भी एक्सटेंड किया गया है जिसमें शादियों पर भी बैन लगा दिया गया है। तो ये अगले 10 डेज में रिड्यूस होगा, ऐसी हमारी जी। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल था। झाबुआ जो है वो आदिवासी अंचल है और वैसे भी भ्रांतियां इन दिनों बहुत देखने को मिल रही, मध्य प्रदेश की बात करें, देश के कई हिस्सों में।
तो भ्रांतियां भी क्या आप लोग मतलब लोगों के प्रति एक जागरूकता बनी रहे ठीक ढंग से, जैसे रेमडेसिविर को लेकर हमने देखा कि एक तरह से कहा जाए चाल सी चल गए लोग और ऐसा लगने लगा कि हर किसी को रेमडेसिविर की जरूरत है। तो वहां क्या इस जागरूकता को भी आप फैलाने में सफल रहे हैं कि लोग बचे इन सब चीजों से? जो स्पेशली जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हमने बनाए थे, इसमें हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि जितने भी ऑफिसर्स हैं, जिला अधिकारी, जो कि 50 से 57 डिपार्टमेंट्स हैं, तो जितने ऑफिसर्स हैं उनको हमने एक एक सेंटर दिया था। उस सेंटर पे वो प्रचार प्रसार, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता और जितनी तमाम मिथ्स फैले हुए हैं कोरोना को लेकर, उनके बारे में वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोगों से मिलकर 1-to-1 टॉक भी हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो विद सेफ्टी करते हैं। इसी के साथ में किट्स जो वितरण हो रही है, उसके साथ में हमने पैम्पलेट्स डिजाइन किए हुए हैं जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो लिखी हुई हैं और हम वो घर घर जाके वितरित कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होने के कारण हमको ये चीज पर ज्यादा ध्यान देना ही पड़ता है और कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, जिससे किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना चाहे तो वो भी बताया जा रहा है। ग्राउंड लेवल तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, इन लोगों की हेल्प लेके हम ये काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आप सबको बधाई है कि आप इतना अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हर जगह है, लोग परेशान हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से व्यवस्था जुटाई है उससे लोगों को राहत भी मिल रही है। और जो एक भ्रांति लोगों के मन में पहुंच रही कि ऑक्सीजन हमें चाहिए या रेमडेसिविर हमें चाहिए, तो उससे भी निजात मिल रही है। और इसी को कहते हैं कि यदि आपकी कोई प्लानिंग है, आप किसी योजना के तहत काम में लगे हैं, तो फिर कितनी भी बड़ी महामारी हो उससे जीता जा सकता है। और सेवा में बढ़ते हाथ, ऐसे कई हाथ है जो इन दिनों सेवा में लगे। अब हम बात कर लेते हैं मुंगावली की एक खबर की, अशोकनगर की। इन दिनों वहां भी काफी चर्चा में बने हुए वहां की मंत्री, लेकिन सवाल दूसरे भी है। कई तरह की व्यवस्था है जिसको लेकर लोग परेशान भी रहते हैं, पर अब इस परेशानी से निजात कैसे पाया जाए? तो राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव है, वहां की जिम्मेदारी भी है, प्रभारी भी है। तो उनको जब वो सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां समझ आया कि यहाँ ना तो हम उस वेंटिलेटर पर काम कर पा रहे हैं, ना ही जिस तरह की व्यवस्था जुटाना चाहिए। तो उन्होंने अपने मत से राशि दी और उसका काम शुरू हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां के जो कर्मचारी है उनको भी पैसा नहीं मिल रहा। और यदि इस समय कर्मचारी अपने घर से निकल रहा है, एक तो ऐसा दौर है जब लोग घर से निकलने में डरते हैं, तो उनको अपनी सैलरी की जरूरत होगी। तो राज्य मंत्री ने खुद अपने मद से, मतलब ये कोई विधायक निधि की बात नहीं, विधायक निधि से तो उन्होंने अलग राशि दी है एम्बुलेंस के लिए 8 लाख रुपए, लेकिन उसकी अलग हटकर उन्होंने अपनी जेब से ये कहा है कि 3 महीने तक मैं अपनी तरफ से लोगों को सैलरी दूंगा, तनख्वाह दूंगा। तो जाहिर है कि इससे लगता है कि आप यदि राजनेता है, आप यदि जनता के लिए काम करना चाहते हैं। चलिए तस्वीरें देखते हैं हम पहले, वहां की आपको अशोकनगर की तस्वीरें भी दिखाते हैं और उससे आप समझ पाएंगे। हम 3 तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसी में आपको नजर आएगी अशोकनगर की तस्वीरें भी, जहां अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव सिविल अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने जानकारी भी ली है, उसके बाद फिर व्यवस्था की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इंदौर की है, जहां लोग खाना वितरण करने में लगे हैं, सेवा में बढ़ते हाथ, इसीलिए हम कह रहे हैं ये तस्वीर है बृजेंद्र सिंह यादव की, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और वो भी सेवा में लगे, वहां पहुंचे हैं सिविल अस्पताल में, उन्होंने दौरा किया है, दौरा करने के बाद अपनी तरफ से दान भी दिया है। या चलिए सुन लेते हैं बृजेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। आज मैं सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने आया था और चूंकि मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन मशीनें दी हैं, मैंने यहाँ पर 10 मशीनें मंगवाई हैं। चूंकि मशीनों की भारी शॉर्टेज चल रही है, तो 2 मशीनें अभी आ गई थी और 3 मशीनें कल आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर 10 मशीनें दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ऑक्सीजन मशीन। और मैंने एक एम्बुलेंस के लिए भी पहले बोला था, तो आज मैं 8 लाख रुपए एम्बुलेंस के लिए भी दे रहा हूँ। यहाँ पर एक नई एम्बुलेंस मंगा रहे हैं मुंगावली के लिए। और यहाँ पर जो 10 कर्मचारी थे, ये आउटसोर्स से काम कर रहे थे, उन्हें लगभग 10-10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, वो बेचारे आज भी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनके लिए मैंने अभी बोला है कि जब तक ये कोविड चलेगा तब तक मैं उन 10 लोगों को अपनी तरफ से 5-5 हज़ार रुपये महीना अपनी तरफ से दूंगा, तब तक ये कोविड चलेगा। चलिए, जैसा राज्य मंत्री बृजेंद्र यादव कह रहे थे कि 5-5 हज़ार रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा जब तक कोविड चलेगा, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। लेकिन कोविड की सेवा में जो कर्मचारी लगे हैं, यदि उनको सैलरी नहीं भी आई है, कुछ ऐसे मद हैं जो उनको ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, मैं अपने पास से, और ऐसा सबको करना भी चाहिए। यही तो समय है जब सेवा में आपके हाथ कितने बढ़ सकते हैं। तो कई हाथ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। राहुल जैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। राहुल, मैं समझना चाहूंगा क्या स्थितियां हैं इस समय अशोकनगर की, और खासकर बात करें मुंगावली की,
और किस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं। राज्य मंत्री ने खुद कहा कि मैं अपनी जेब से दूंगा, तो क्या वजह है जो उनको सैलरी नहीं मिल पा रही थी? जी बिल्कुल मनोज जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे इस समय जो माहौल चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो हालात इस समय क्षेत्र के बने हुए हैं, अशोक जिले में करीब 30 से 35 मौतें हो चुकी हैं। और अगर लोकल मुंगावली विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी इस समय 8 मौतें जो है कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। वहीं अस्पताल में तो काफी कुछ कमियां हैं, सफाई कर्मी भी नहीं है, अस्पताल स्टाफ भी नहीं है ना। और इनको सबसे बड़ी बात देखी जाए तो पिछले 10 माह से ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं दी गई, लेकिन फिर भी ये कर्मचारी काबिले तारीफ है कि इन्होंने बिना पैसों के अभी तक लगातार काम कर रहे हैं और इस महामारी के समय में भी लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। बीच बीच में कुछ पैसे इनको डॉक्टरों द्वारा दिए जाते थे, पर्सनल जेब से दिए जाते थे, लेकिन अभी राज्य मंत्री जो आए हुए थे उन्होंने 5-5 हजार रुपए 10 कर्मचारियों को जेब से देने की बात की हुई है। तो वहीं 10 ऑक्सीजन मशीनें भी उन्होंने दी और 8 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस मुआवजे की दी हुई है, जो कि पहले एक थी यहाँ पर, अब 2 हुई। तो इससे काफी हद तक मरीजों को सुविधा मिलेगी। राहुल, ऐसा वक्त होता है जब एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती है, मतलब कितने हाथ सेवा में बढ़ रहे हैं, और भी लोग हैं वहां पर आ रहे होंगे सेवा में, सामने आ रहे हैं? अभी इस समय देखा जाए, पिछले कोरोना जो कार्य था उस समय तो काफी संस्थाएं जुड़ी हुई थी, काफी लोगों ने। चलिए राहुल, आप बने रहिए, मैं आपसे जानकारी लूंगा। इस समय ब्रजन सिंह यादव भी मेरे साथ जुड़ गए। ब्रजन जी, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है। जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको सैलरी ठेकेदार नहीं दे पाया, तो आपने अपनी जेब से देने का निर्णय लिया है। विधायक निधि तो खैर आपके पास होती है, लेकिन विधायक निधि के इधर आप अपनी जेब से लोगों को जो राशि है, जो भुगतान है, वो कर रहे हैं। और क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? जी, अभी तो मैंने एम्बुलेंस दी है विधायक निधि से और 10 ऑक्सीजन वाली मशीन है। और बाकी ये बात सही है कि वो 10-10 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली। जो आउटसोर्स वाले कर्मचारी हैं वो मना कर रहे थे कि साहब हम काम तो कर रहे हैं परंतु सैलरी नहीं मिल रही, हम अपना बच्चों का पेट कहाँ से भरे, परिवार का काम कहाँ से चलाए। तो मैंने कहा भैया जब तक ये कोविड चल रहा है तब तक सबको मैं 5-5 हजार रुपए अपने तरफ से दूंगा, मैं 10 ही लोगों को। और बाकी अस्पताल में जो भी मतलब व्यवस्था, जो सुविधा हो सकती है, चाहे इंजेक्शन की हो चाहे ऑक्सीजन की हो, हम सारी पूर्ति कर रहे हैं। चाहे हमको उसके लिए सिंधिया जी से लड़ना पड़ता है, शिवराज सिंह जी से लड़ना पड़ता है, मुख्यमंत्री जी से कि भैया मेरे यहाँ ये कमी आ रही है, वो सारी पूर्तियां भी हो रही है। हालांकि ऐसी कोई कमी नहीं है मेरे यहाँ, हम सब लोग लगे हुए हैं उस चीज में कि कहीं कोई ऐसी असुविधा पैदा ना हो कि सुविधा ना मिल पाए और किसी असुविधा के कारण किसी भी गरीब व्यक्ति की कोई डेथ ना हो जी, और और उसको सुचारू रूप से इलाज मिल सके और वो ठीक होकर अपने घर वापस जा सके। तो हम सारी व्यवस्था अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से कर रहे हैं। ब्रजन जी, ये ऐसा वक्त भी है जब महामारी में कई लोग घरों से नहीं निकलना चाहते, डर भी है उनके अंदर, लेकिन ये भ्रांति धीरे धीरे कर दूर हो रही। तो क्या और भी लोगों के हाथ उठ रहे हैं सेवा के लिए आपके साथ? हाँ, बहुत से लोग। हालांकि ये बात सही है कि इस समय जो कोरोना है इस बार का, इसमें लोग भयभीत बहुत ज्यादा है। और बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा है वो हमारे 40 साल से नीचे के लोगों की बहुत मृत्यु हो रही है इसमें। वो जवान मृत्यु हो रही, तो लोगों में कहीं ना कहीं भय तो है इस बात का। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब चूंकि जैसे हम लोगों की बात करें आप, तो हम जनप्रतिनिधि हैं और आज एक ऐसा मौका, एक समय आया कि आज हमको ये परीक्षा की घड़ी है हमारी, कि हमको ये बताना पड़ेगा जनता को कि वास्तव में जनता ने अगर हम पर भरोसा किया है, विश्वास किया है, तो उसके लिए चाहे हमें कुछ भी, जो भी हमें समर्पित करना पड़े। अगर भगवान ना करे, अगर ऐसा भी मौका आ जाएगा उनका सेवा करते करते अगर हमको भी कुछ हो जाए तो हमें वो भी चिंता नहीं है, क्योंकि कल ये कोई ये उंगली ना उठा पाए कि हमने आज इसलिए नहीं चुना था आपको कि आज जब समय आया, दुख का समय आया, जनता के बीच में आपको रहने का समय आया, उनकी अब समझ आ रहा है ब्रजेंद्र यादव जी, अब समझ आ रहा है। मैं उस क्षेत्र में आया भी था, चुनाव के दौर में आप लोग से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि सबसे ज्यादा मतलब 2.5-3 साल में आप 3 चुनाव लड़ लिए थे, क्यों जीत गए हर चुनाव? कांग्रेस से भी जीत गए, बीजेपी से भी जीत गए। तो अब समझ आ रहा है कि जो व्यक्ति ऐसा कहे, तो क्या ये भाव शुरू से अपने मन में रहा आपके? नहीं, मेरे भाव तो पहले था और आज भी है और जिंदगी भर रहेगा कि मतलब सबसे पहली प्राथमिकता जनता की सेवा, और उसके लिए चाहे अपने प्राणों की आहुति भी देना पड़े तो हंसते हंसते दे देंगे, लेकिन इस काम में पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जनता बार बार समय नहीं आता, ये कभी कभार समय, एक ऐसा समय आता है कि जो
जनता को ऐसा सेवा करने का मौका कि अपना जनप्रतिनिधि सुख की घड़ी में भले ना हो उनके साथ में, लेकिन दुख के संकट में सच्चा जनप्रतिनिधि वो ही है जो दुख के समय में अपनों के बीच में खड़ा रहे, जनता के बीच में खड़ा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधि यदि ऐसे हो जाएं कि सुख के समय में भले ना खड़े हों, दुख के समय में खड़े हो जाएं, और वो कह रहे हैं कि यदि मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि जनता की सेवा के लिए बना। लेकिन ये चुनाव के दौर में ऐसे भाषण खूब देखने को मिलते हैं, पर ऐसे समय में, ऐसी महामारी में यदि नेता आगे बढ़कर ये कह रहा है, साथ खड़ा है, अपनी जेब से सैलरी तनख्वाह दे रहा है, तो फिर समझ आता है कि कहीं ना कहीं मन में भाव है जनता की सेवा के। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ब्रजेंद्र यादव 3 साल में 3 चुनाव लड़े और तीनों जीत गए, एक बार कांग्रेस से, एक बार अलग और एक बार भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जनता ने उनको चुना। और यही वजह है, सेवा के भाव जब होते हैं तो फिर ये नजर आता। अगली खबर हम आष्टा की बात करेंगे। यहां भी एक सुखद तस्वीर देखने को मिली है और व्यापारी संघ ने हाथ बढ़ाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर वितरित किए हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर वितरण के लिए बात अकेली आष्टा की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की कई जगह से ऐसी खबरें आनी। कुछ तस्वीरें भी हम देखेंगे, अलग अलग तस्वीरें, मिली जुली तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए देखिएगा आप कि आष्टा में कई सिलेंडर व्यापारी लेकर खड़े हैं, उन्होंने दान दिए हैं लोगों के लिए। और ये वो वक्त है, चाहे ब्रजेंद्र सिंह यादव की बात करें या फिर व्यापारी संघ जिसकी हम बात कर रहे हैं आष्टा की, या फिर तस्वीरें हमें झाबुआ की दिख रही है। कुछ लोग खाना बनाने का अनोखा काम कर रहे हैं, इंदौर में जो पीड़ित लोग हैं उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें, ये तस्वीर आष्टा की आपको दिखाई दे रही है जिसमें ऑक्सीजन खड़े हैं वहां के। चलिए, लेकिन किस तरह से हाथ बढ़े जरा सुन लेते हैं वहां के लोगों का क्या कहना, पहले ये सुनिए। आज हम लोगों ने काफी दिन से हम प्रयासबद्ध थे, सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, मगर अधिकारियों की और आष्टा के क्षेत्र की जनता की भी मांग है। इस समय ऑक्सीजन के कारण भी कुछ मृत्यु ज्यादा हो रही है, इसलिए आज अनाज कलम व्यापारी संघ ने पिछले दिनों पंखे उपलब्ध कराए थे और आज हमने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। हमने 10 सिलेंडर बुलवाए तो 5 यहाँ दिए हैं, 5 सिलेंडर और भी हमने अन्य जगह पे जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को उपलब्ध कराए। चलिए, तो ऐसी सुरक्षा के साथ आप देखिए, मास्क भी लगा हुआ है और लोगों की सेवा में भी लगे हैं, व्यापारी लोग हैं, और ऐसी कई जगह से तस्वीरें आ रही। इस वक्त संजय जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता संजय से बात कर लेते हैं। संजय, किस तरह से सेवा में लोग आगे आ रहे हैं? जी मनोज जी, बताना चाहूंगा कि आस्था वैसे भी आस्था का केंद्र है और यहाँ पर लगातार व्यापारी के साथ साथ जो कृषि उपज मंडी के व्यापारी संघ के अध्यक्ष है उन्होंने सिलेंडर दान किए। इसी तरह से स्वर्णकार समाज ने भी जो सिलेंडर दान किए हैं अस्पताल को, IT सेक्टर के लोगों ने भी किए हैं, किराना व्यापारियों के तरफ से भी ये सिलेंडर आए हैं और जो मेडिकल एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी यहाँ सामग्री उपलब्ध कराई गई है। कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संघ है उनकी तरफ से भी एक सिलेंडर आया है। साथ में जनरल स्टोर एसोसिएशन ने भी सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं अस्पताल को। आज जो सिलेंडर कल जो शाम को इन्होंने उपलब्ध कराए थे उसका मेन उद्देश्य जो उन्होंने बताया डीएमओ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने कि आज जो हमें जो सिलेंडर मिले वो वाकई में हमारे लिए सांसें हैं, क्योंकि आज हमारे पास एक भी सिलेंडर ऐसा नहीं था जो हम मरीजों को लगा सके। हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं थी और जब मंडी व्यापारी संघ के जब सिलेंडर वहां पहुंचे तो उनकी जान में जाना ही, और उन्होंने कहा कि वाकई में हमारे लिए सांसें हमेशा के लिए यादगार रहेंगी कि हम मरीजों को ये सांसें प्रदान करेंगे। ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारे लिए सांसें हैं। जी, और क्या स्थितियां हैं ऐसे में आष्टा की, यदि हम बात करें कोरोना को लेकर, तो क्या अब कुछ सुधार होता दिखाई दे रहा है? जी सुधार तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कल ही 4 डेथ हुई है कोरोना से, और ऐसा डीएमओ डॉक्टर प्रवीण गुप्ता का कहना था कि कल रात से अभी तक जो है कि 4 लोगों की डेथ हुई है। हाँ, साथ में उन्होंने 35 लोगों को रिकवर करने की भी बात कही है और इसी के बारे में जब हमने यहाँ के अनुभाग अधिकारी चलिए इस वक्त रुपेश राठौर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। रुपेश जी, किस तरह सेवा दे रहे हैं आप लोग? सर, हमने कल ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं सिविल हॉस्पिटल को और अभी हमारी तैयारियां चल रही हैं कि हम बड़े वाले रिफिलर खरीद के। जी हेलो, जी बोलिए। हमारे बड़े वाले रिफिलर खरीद के और हम उनको बाहर से जहाँ से भी अवेलेबल हो, इंदौर भोपाल से, उनका एक कैंप लगा करके जो लोग घरों में आइसोलेट हैं उनको थोड़ा थोड़ा 2-2, 5-5 किलो ऑक्सीजन देने का हम प्रोग्राम बना रहे हैं सर। तो इसमें सभी का साथ मिल रहा है आपको?
सर अलग अलग समाज सेवाएं अलग अलग लोग कर रहे हैं, जिससे जो बन रहा है। कल भी जो उन्होंने अपने हिसाब से किया है, सोनी समाज ने अपने हिसाब से हॉस्पिटल को पहले ही सिलेंडर उपलब्ध करा दिए हैं, शमशान समिति ने पंखे उपलब्ध करा दिए, जिससे जो बन रहा है सब लोग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है सर। तो ये माना जाए कि कहीं कोई डर, कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आती है जब लोगों के मन में डर दिखाई देता है कि कोरोना से हम जाएंगे तो कोरोना के हो जाएंगे, लेकिन आप लोग इस डर को दूर रखकर अपने तरह से बचाव के साधन अपनाकर इस सेवा में लगे हैं। जी सर, जी सर। सर अगर सभी लोग ये सोच लेंगे डर से मारे तो सर समाज का काम कौन करेगा। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए समाज के लोगों से। सर मेरा तो समाज को ये संदेश देने का काम कर रहा हूँ कि यदि हम लोग चुनाव के समय भी जनप्रतिनिधि लोग यदि आके वोट मांगते हैं तो उनको भी आगे आना चाहिए, और जो समाज में क्षति हो रही है हम कुछ ना करें, अगर हमारे समाज के लोगों को समझाएं, सांत्वना दें कि ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना कोई महामारी नहीं है, केवल इससे बचाव और सुझाव के साथ ही हमारा बचाव हो सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। राहुल थे, वहां जुड़े थे आष्टा से, और ये लोग सब सेवा में लगे हैं। ऐसे कई लोग हैं जैसा वो कह रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें सुखद है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, ऐसी कई खबरें हमारे पास रोज आ रही है जब लोग अपने हाथ बढ़ा रहे हैं सेवा के लिए। और इसीलिए कहते हैं कि सेवा में बढ़ते हाथ। लेकिन जिनके हाथ अभी तक बाहर नहीं आए हैं सेवा के लिए, उनसे विनम्र आग्रह है, आप भी आइए। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का प्रयास भी यही है। इससे दो काम होंगे, एक आप सेवा करेंगे तो लोगों के मन से भ्रांतियां भी दूर होगी कि कोरोना ऐसा नहीं है, कोरोना से इतना डरना नहीं है। लेकिन आप यदि सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और दूरी बनाकर चल रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे कर कर, कहते हैं ना, पहले एक व्यक्ति आता है और धीरे धीरे कर कर बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो ये भी वही समय है, आइए सेवा के भाव के साथ आइए, लेकिन याद रखिएगा मुंह पर मास्क हो, हाथ में सैनिटाइजर हो और दूरी प्रॉपर हो, तो कोरोना से कुछ नहीं होगा। सेवा में बढ़ते हाथ, इतना ही मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आई न्यूज़ 24 पर।